गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। हिजला अरूसी में दुल्हा दुल्हन के पास पहुंचा तो वो भी उसे देखकर शशदर रह गया। भगवान की सौगंध, तुम अप्सरा हो, उसने लड़ती हुई आवाज में कहा और फिर अप्सरा उसकी मजबूत आगोश में समा गई। राजकमल उस कवि हिकल जवान से बेहद खुश थी। उसने सुंदरलाल की खिदमत शुरू कर दी। हर तरह के माहौल में वो खुद को जम कर लेने की आदी थी। थोड़े दिन सुकून से गुजारे जाएं और उसके बाद देखा जाएगा, उसने सोचा। लेकिन सुकून के दिन तो अब उसकी तकदीर में ही नहीं थे। अभी सिर्फ 4 दिन गुजरे थे कि 5वें दिन तूफान आ गया। सुंदरलाल अभी अभी ख्वाबगाह से निकला था कि बाहर से रोने पीटने की आवाज़ें बुलंद हुईं। राजकमल चौंक पड़ी थी और फिर वह बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगी और उसे कुछ आवाज़ें शनासा महसूस हुई, ख़ास तौर से रखनी की आवाज़। और राजकमल तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद तूफान उसके कमरे में और बेशुमार लोग थे, ना जाने कौन कौन। और उसका शोहर, कहाँ है वो कलंकिनी, कौन है? मैं जानती हूँ, वही मेरी बेटी की हथियारन है, वही है। ये लक्ष्मी की आवाज़ थी। राजकमल को देखकर वो उसकी तरफ लपकी। राजकमल ने घूंघट निकाल रखा था। दूसरे माता जी ने उसका घूंघट उलट दिया। राजकमल ने जज्बाती अंदाज में माता जी कहा और उसके चरणों में छूने की कोशिश की, लेकिन माता जी की हलक से एक चीख निकली, चंपा तू, अरे हथियारन, तूने ये क्या किया? किस लिए घुसी थी तू मेरे घर? माता जी उसका मुंह, लेकिन सुंदरलाल दरमियान में आ गया। ना जाने आप लोगों को क्या हो गया है, इससे ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अरे ये हथियारन, माता जी चीखी। ये चंपा ही है माँ जी, और मैं इसे खूब पहचानती हूँ, रखनी ने कहा और आगे बढ़कर राजकमल के बाल नोच लिए। रुक्मिणी दीदी, आप ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं आपका मान करता हूँ, लेकिन मेरे घर में लक्ष्मी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ किया तो मैं आपको अपने कमरे से निकलने पर मजबूर हो जाऊंगा। सुंदरलाल का लहजा बहुत सख्त था और दूसरे लोगों ने महसूस किया और वाह वीला करने लगे। लेकिन सुंदरलाल लक्ष्मी के साथ बुरा सलूक करने की इजाजत नहीं दी थी। उसने अपने चेहरे पर ऐसे तासरात पैदा कर लिए जैसे वो कुछ सख्त परेशान हो और कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये अनोखी बात कही है आपने भैया जी, अगर ज्यादती करने की बजाय बात कर लो। सुंदरलाल ने अपनी समधी से कहा, हम क्या बात करें, हमारी बेटी तो गई। क्या बात है पिताजी, मुझे अपने चरण छूने दें, मैं आप सब लोगों को, राजकमल ने कहा। मुझे पिताजी मत कहना मकार लड़की, वरना अच्छा ना होगा, उसका बाप बोला। और राजकमल मुंह बसोरने लगी और उसकी हसीन मासूम शक्ल देखकर, और वो क्या है, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझाया गया। बहुत से लोग कमरे में जमा हो गए। अब भी आप यही कहते हैं भैया जी कि ये आपकी बेटी नहीं है, सुंदरलाल के बाप ने कहा। सब यही कहते हैं, यह हमारी बेटी नहीं। मैंने कोई दोष किया है पिताजी? भगवान के लिए मुझे कुछ बताएं। मैं बताता हूँ लक्ष्मी, सुंदरलाल बोला। ये लोग एक अजीबोगरीब कहानी लेकर आए हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या है। पर बात क्या है? राजकमल बदस्तूर रोती हुई बोली। इनके मकान के पीछे अंधे कुएं से किसी लड़की की लाश मिली है, जिसे देखकर ये कहते हैं कि ये उनकी बेटी लक्ष्मी की लाश है। मेरी लाश? पर मैं तो जिंदा हूँ। अरे तू चंपा है, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानती हूँ। कौन चंपा माता जी? तूने हमारी बेटी को अंधे कुएं में धकेला और खुद दुल्हन बनकर यहाँ आ गई। ऐसा ही ब्याह का शौक था तो हमसे कहा होता, कोई ढूंढ लेते तेरे लिए। तुम सबको क्या हो गया है? तुम मेरे मेके वाले हो, मैं लक्ष्मी हूँ माता जी, वो कोई और होगी जिसकी लाश मिली है। हम सब अंधे हैं क्यों? लक्ष्मी का बाप चह कर बोला। नहीं, मेरे भाग खराब हैं। राजकमल ने ऐसा नाटक रचाया कि सब परेशान हो गए। फिर सुंदरलाल ही उसकी हमायत के लिए खड़ा हो गया। आप सब लोगों को क्या हो गया है, ये मैं नहीं जानता।
लेकिन मैं आपको यह अधिकार नहीं दूंगा कि आप मेरी पत्नी को परेशान करें। अगर आप इसे अपनी बेटी नहीं मानती तो इससे नाता तोड़ लें, कभी उससे ना मिलें। मैं उसका पति हूँ। मेरे जीवन में यह नहीं हो सकता कि उसे कोई तकलीफ हो। बेटा, ये लक्ष्मी नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी नहीं। जो कोई भी है, ये मेरी पत्नी है और अब मैं इसका रखवाला हूँ, सुंदरलाल ने कहा। अगर ये बात है तो ठीक है, हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं। हमारी बेटी को कत्ल किया गया है। हम महाराज अजीत पाल के पास जाएंगे और उनसे अपना दुखड़ा रोएंगे और फिर राजा के सिपाही अगर इसे गिरफ्तार करेंगे। चलो तुम सब तैयार हो जाओ। उन लोगों ने लाख रोका, लेकिन दिल जले ममता के मारे ना रुके और सब के सब वापस हो गए। अनोखा वाकया था, सब हैरान थे। राजकमल खूब रोई, खूब बयान किए और उसने उसे सब ही तसल्लियां देते रहे। लेकिन रात की तारीकी में जब सुंदरपाल उसे तसल्लियां देते देते सो गया, राजकमल जाग रही थी। मेरा तो ख्याल था सुंदरलाल, कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार दूंगी, कुछ सोचूंगी अपने मुस्तकबल के बारे में, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। अजीत पाल के सिपाही अगर यहाँ पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। तुमने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ अच्छा सलूक किया, इसलिए राजकमल सुंदरलाल की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और उसकी आंखों में शैतानी चमक उभर आई थी। सुंदरलाल के रहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किसी ऐसी खौफनाक मुसीबत का शिकार हो गया है कि उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। उसे तो लक्ष्मी से प्यार था। ऐसी सुंदर, ऐसी हसीन बीवी तो उसके तस्वर में भी नहीं आई थी। सारी बस्ती में सुंदरलाल की पत्नी की धूम मच गई थी और सुंदरलाल का सीना फख्र से फूल गया था। उसके दोस्तों ने कहा था कि सुंदरलाल, सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत हसीन है, अप्सरा है, यूं लगी है कि आकाश से उतरी हो, पूरी बस्ती में उस जैसी नहीं। और उसके जवाब में सुंदरलाल ने कहा था, ससुरो कुछ भी है, तुम्हारी भाभी है। और ये जुमले अदा करते हुए वो फूल कर कुपा हो गया था। ऐसी हसीन बीवी के दिल शिकनी का वो तस्वर भी नहीं कर सकता था। चुनाचा जब उसके बेवकूफ़ ससुराल वाले एक अनोखी मनगढ़ंत कहानी लेकर आए तो वो हैरान रह गया। ये क्या बकवास है, और ये सब के सब ही पागल हो गए हैं। बस्ती के अंदर कुएं से अगर कोई लाश मिली है तो उसमें लक्ष्मी का क्या कसूर। वो उसे चंपा के नाम से पुकारते रहे। लगता है कि असीब के साए में आ गए हैं, पागल कहीं के। और उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए कोई खोट नहीं थी, और खोट होती भी कैसे। लक्ष्मी की बाहों में आकर वो संसार को भूल जाता था और उसे यूं लगता जैसे वो आसमान में परवाज कर रहा हो। लक्ष्मी का सुंदर जादू और उससे उसके होशो हवास छीन लेता था। उसके मरमरी बदन से सुनहरी शुआएं फूटती और एक ऐसा पुरफिजा पैदा हो जाती जैसे किसी सांप ने अपना मनका उगल दिया हो और उसकी रोशनी चारों तरफ बिखर गई हो। ऐसी बीवी के बारे में कोई बुरी बात सोचना भी वो गुनाह समझता था। चुनाचा जब उसके ससुराल वाले चले गए तो उसने लक्ष्मी को बहुत तसल्ली दी। पागल हो गए हैं सब के सब, किसी असीब के साए में आ गए हैं। फिर वो ना जाने क्या क्या कहता रहा। लक्ष्मी के रोने से उसका दिल दुख रहा था। फिर जब रात गहरी हो गई तो उसे खुद ब खुद नींद आ गई। वो नींद का कच्चा था, लेकिन शादी को ज्यादा वक्त ना गुजरा हुआ और मोहब्बतें चाहते शबाब पर हों, नौजवानी की नींद भी उचाट हो जाती है। रात का न जाने कौन सा पैर था कि उसकी आंख खुल गई। ये आंख बिला वजह नहीं खुली थी। आंख खुली तो एहसास हुआ कि नजदीक ही कोई और भी है। जब किसी और के बारे में सोचा तो अंदाजा हुआ कि अब उसकी जिंदगी तन्हा नहीं, उसके नजदीक की सुकून का ढेर है और ये ढेर सारे का सारा उसका अपना है। उसके दिल में मसरतें गुनगुना उठी। नींद आंखों से यूं चिट से गायब हो गई जैसे कभी आई ही ना हो। लक्ष्मी की मखरूती उंगलियां उसकी गर्दन पर गर्दश कर रही थी और उसके पूरे बदन में फरेरियां दौड़ गईं। तभी उसके दोनों मजबूत हाथ आगे बढ़े और उसने लक्ष्मी को दबोच लिया। लक्ष्मी चौंक पड़ी। जाग गए तुम? और उसने अजीब से लहजे में पूछा। सो गया था, ये बुरी बात थी। क्या मतलब? अपमान किया था मैंने तुम्हारी जवानी का, तुम्हारी उमंगों का। बड़ा पापी हूं मैं, सुंदरलाल ने बेखुदी से कहा और लक्ष्मी के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, भाग भी तो कोई मेरे जैसे लाए। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे भाग, लक्ष्मी ने सवाल किया और उसके लहजे में किसी कदर तमस्कर था। लेकिन सीधा साधा देहाती उस तंज को क्या समझता, और वो एक रूप की रानी की मय्यत में उसे बोलना आ गया था, वरना कहाँ वो और कहाँ ये गुफ्तगू। ऐसे वैसे मेरे सारे दोस्त मुझसे जलने लगे हैं। क्यों?
बस जलने लगे हैं और उनका जलना ठीक भी है। भगवान बार बार आकाश से अप्सराएं थोड़ी उतारता है, अब उनके हिस्से में तुम्हारे जैसी अप्सरा कहाँ से आएगी? ये बात है। लक्ष्मी मुस्कुराई। कोई झूठ थोड़ी है। तुम मुझे बहुत पसंद करते हो सुंदरलाल, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं कैसी हूँ? चंद्रमा हो, भगवान की सौगंध, बल्कि चंद्रमा को भी तुम जैसा रूप नहीं मिला। लक्ष्मी खामोश हो गई। वो किसी सोच में डूब गई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सुंदरलाल चौंक पड़ा। क्यों लक्ष्मी, ये ठंडी सांस क्यों ली तुमने? नहीं, कोई बात नहीं सुंदरलाल। कुछ तो है, सुंदरलाल ने जिद करते हुए कहा। विश्वास करो, कोई खास बात नहीं। बस मैं समझ गया, भला तुम्हारी कोई बात मैं ना समझ सकूंगा। मुझे खुद भी अफसोस है, सुंदरलाल ने संजीदा होकर कहा। किस बात का सुंदरलाल? लक्ष्मी ने पूछा। अपने माता पिता का ख्याल नहीं आ रहा तुम्हें? मैं जानता हूँ इस ख्याल से तुम्हें नींद भी नहीं आ रही। ओहो, और लक्ष्मी या राजकमल ने एक गहरी सांस ली। हाँ, यही बात है सुंदरलाल। प्रेम की पर तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने तो उन सब की बात नहीं मानी। मुझे यकीन है कि उन्हें कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो लाश उन्हें मिली है वो किसी और लड़की की होगी, मगर उन्होंने तुम्हारी सूरत भी पहचानने से इनकार कर दिया। यही तो दुख है सुंदरलाल। राजकमल ने बेअख्तियार मुस्कुराहट रोककर कहा। नहीं नहीं, दुख की कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि वो सब के सब किसी भूल में पड़े हुए हैं। बहुत जल्द उनके मन से ये भूल निकल जाएगी, फिर वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल, वो एक बात और भी कहकर गए हैं। क्या? तुमने सुना नहीं? वो कहकर गए हैं कि वो महाराज अजीत पाल के पास जाएंगे और सिपाहियों को लेकर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे सुंदरलाल? महाराज बिला वजह किसी को सजा थोड़ी देंगे, और मैं उनसे कहूंगा कि यही मेरी पत्नी है, इनके घर वालों को धोखा हुआ है। और अगर जीतपाल जी ये बात ना माने तो? अरे क्यों ना मानेंगे? ऐसा ना करे सुंदरलाल, हम यहाँ से कहीं निकल जाएं। राजकमल ने ना जाने किस ख्याल के तहत कहा। कहाँ और क्यों? ये बात ये बताओ, यहाँ सबसे नजदीक कौन सी बस्ती है? बस्ती शोचर्ण। कितनी दूर है यहाँ से? 4 कोस। और उसके बाद कौन सी बस्ती है? गंगा निवास। और फिर पटना। पटना तो बहुत बड़ा शहर है, तुम गए हो वहाँ? एक बार गया था अपने पिताजी के साथ। कैसी जगह है? बड़ी अजीब, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ। मैं तो देखता रह गया था, सुंदरलाल ने कहा। और राजकमल ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर उसने मुस्कुराते हुए सुंदरलाल को देखा और सुंदरलाल भी मुस्कुरा पड़ा। अच्छा सुंदरलाल, एक बात बताओ, अगर मैं सचमुच लक्ष्मी की बजाय चंपा होती तो? मगर होती ही क्यों? मेरे फेरे लक्ष्मी के साथ हुए हैं, चंपा के साथ नहीं। छोड़ो, किन बातों में पड़ गई। मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सारी बातें मेरे सोचने की हैं। तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। तुम्हारी सारी घटना मैं जी लूंगा। सुंदरलाल उसे खुद में जज्ब कर लिया। राजकमल भी खामोश हो गई थी। सुंदरलाल की सरमस्तियां बढ़ती जा रही थीं और राजकमल ने उसे पूरा इख्तियार दे दिया था। वो सुंदरलाल की आखिरी असरतें पूरी होने देना चाहती थी। बेचारा नौजवान सारे जीवन के फेर में पड़ा हुआ है। ये नहीं जानता कि जीवन हरजाई है, कभी किसी का साथ नहीं देता। सुंदरलाल जवानी का खराज वसूल करने लगा। उसकी सरमस्ती की खोई हुई थी और वो राजकमल के एक एक अंग को तोड़ देना चाहता था। और इस तोड़ फोड़ में काफी वक्त गुजर गया। सुंदरलाल ने महसूस किया कि वो खुद टूट फूट गया है, लेकिन ये टूट फूट बड़ी फरहत बख्श थी। और उसने मोहब्बत भरी निगाहों से लक्ष्मी को देखा। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसे जोर की नींद का एक झोंका आया हो और उसकी आंखें राजकमल की आंखों में गड़ कर रह गईं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ना सका। सुंदरलाल, मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा दिन तुम्हारा साथ न दे सकी। अगर पापी अजीत पाल के आ जाने का खतरा ना होता तो अभी कुछ समय तुम्हारे साथ गुजारती। सुंदरलाल के मुंह से कोई बात ना निकल सकी। वो किसी बेबस परिंदे की मानद पड़ा हुआ था। तब अचानक राजकमल के होंठ मुड़ने लगे। ऊपरी होंठ नाक से जा लगा और निचला होंठ थोड़ी पर लटक गया और उसके दांत लंबे और खूंखार हो गए। फिर वो आहिस्ता से झुकी और उसके दांत सुंदरलाल की गर्दन की मोटी रग में प्युसत हो गए। सुंदरलाल का बदन आहिस्ता से कसमसाया, लेकिन राजकमल ने उसे अपनी आंखों की गिरफ्त में ले रखा था। वो कुछ ना कर सका। उसकी उंगलियां तशंजी में अंदाज में फैल सुकड़ रही थी और उसके चेहरे पर जर्दी खंडती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन की जुम्बश रुकती चली गई और फिर वो साकत हो गया।
राजकमल बेखुद होती जा रही थी और फिर उसने भूल की भूखी बिल्ली की तरह सुंदरलाल के सीने पर कसे हुए गोश्त में दांत गाड़ दिए और एक बड़ा टुकड़ा उधेड़ लिया। चप चप की आवाजें देर तक गूंजती रहीं और राजकमल सैर हो गई। उसके बाद वो उठी और उसका चेहरा बभूका हो रहा था। ऐसी मलाहत, ऐसी मासूमियत और उसके चेहरे पर उभर आई थी कि कोई उसे देखकर होशो हवास पर काबू नहीं रख सकता था। यहाँ रुकना अब खतरनाक था। चुनाचा वो शराबियों के से अंदाज में लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और जाने बूझे बगैर एक पगडंडी पर चल पड़ी। दुनिया माफिया से बेखबर, एक अनोखे नशे से सरशार। ये नशा खून का नशा था और उस वक्त उसे किसी की परवाह नहीं थी। मस्ती और जवानी उस पर टूट पड़ रही थी और रात का न जाने कौन सा पैर था। बस्ती के भौंकने वाले कुत्ते बहुत पीछे रह गए थे और अब उनकी आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन राजकमल को उनकी क्या परवाह हो सकती थी। वो चलती रही यहाँ तक कि सुबह के आसार नमूदार होने लगे, लेकिन किसी आबादी का कोई निशान नहीं मिला था। अब उसका नशा टूट रहा था और हवास वापस आते जा रहे थे। फिर जब सूरज निकला तो वो चौंक पड़ी और उसने चारों तरफ देखा। अनोखा इलाका था। चारों तरफ खुश्क झाड़ियां उगी हुई थी। ताहद्दे निगाह किसी इंसानी वजूद का एहसास नहीं था। खां खां दरख्त भी नजर आ रहे थे, लेकिन पत्तों से बेनियाज। आबादी कहाँ है? सुंदरलाल ने तो बताया था कि बस्ती यहाँ से सिर्फ 4 कोस है। सारी रात मैंने 4 कोस भी तय नहीं किए। ये कैसे मुमकिन है? और फिर उसके ख्याल में दूसरा ख्याल आया। मुमकिन है मैं बस्ती के रास्ते पर ही ना चली हूँ, बल्कि किसी वीराने की तरफ निकल आई हूँ। यही बात है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कोई तो जगह होगी। क्या इधर से इंसानों का गुजर भी नहीं होता? जमीन देखती हुई वो दूर तक निकल गई और फिर एक पिगडंडी पर उसे बैलगाड़ी के पहियों के निशानात नजर आए और उसने सुकून की सांस ली। कम से कम ये गुजरगाह जरूर है। और वो उन निशानात के सहारे आगे बढ़ने लगी। न जाने कितनी दूर चली थी कि दफतन उसे घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक कर रुक गई। ये आवाज़ें ऐसी ही थी जैसे किसी बैल ने गर्दन झटकी हो। ऐसी घंटियां बैलों के गलों में ही बंदी होती हैं। उसकी मुतजस्सिस निगाहें इधर उधर कुछ तलाश करने लगी और काफ़ी दूर एक वीरान दरख्त के नीचे उसे एक बैलगाड़ी नजर आ गई। 2 बैल खुले हुए थे, भूसा चर रहे थे और उनके पीछे एक बैलगाड़ी नजर आ रही थी। यकीनन वहां कोई मौजूद होगा जो शायद थक कर आराम करने रुक गया है। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उसकी तरफ बढ़ गई। फासला काफ़ी था, इसलिए उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर लगी। बैलों ने उसे देखकर गर्दनें उठाईं और उनकी गर्दनों में लटकी हुई घंटियां फिर बाज उठी। राजकमल ने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक सोते हुए आदमी पर पड़ी। वो करवट बदले सो रहा था। उसके चौड़े चकले बदन को देखकर राजकमल के मुंह में पानी भर आया और वो कुछ और आगे बढ़ी और शायद उसके कदमों की आहट सोते हुए शख्स को मिल गई। दूसरे लम्हे वो तड़प कर उठ बैठा। राजकमल ने बुरा समूह बनाया था। जार झंकार, दाढ़ी और झुर्रियों बड़ा चेहरा मकरू था। आंखें बड़ी बड़ी सुर्ख और डरावनी थी। वो खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा और दूर तक किसी को ना पाकर उसने फिर राजकमल को देखा और करख्त लहजे में बोला, कौन है तू? जुगनी, राजकमल ने जवाब दिया। और कौन है तेरे साथ? कोई नहीं। क्या मतलब? उसने गूंजदार आवाज में पूछा। कोई नहीं है मेरे साथ। तो इस जंगल में कहां से आ गई? आकाश थे, राजकमल मुस्कुराकर बोली और बेइख्तियार वो शख्स कई कदम पीछे हट गया। राम 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 राम। पिछले पैरी है क्या? और उसने जल्दी से राजकमल के पैरों को देखा। चुड़ैल लगूं है मैं तुझे? पैर तो सीधे हैं तेरे, मगर अप्सरा भी तो नहीं हो सकती। फिर तू कौन है मुझे बता। अभी नहीं बताऊंगी, पहले मुझे कुछ खाने के दो। ये बैल खा ले, सुसरे बड़े अड़ियल हैं, चलते नहीं। वो हंस पड़ा और उसके सफ़ेद दांत बहुत चमकदार थे। इतने बूढ़े आदमी के ऐसे दांत राजकमल ने पहली बार देखे थे। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। वाह भाई, तू तो ऐसे खाने को मांग रही है जैसे मैं तेरा घर वाला हूँ। खैर तू भी क्या याद करेगी। वो बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर उसने गाड़ी से एक पोटली निकालकर राजकमल के सामने रख दी। उसमें पूड़ियाँ, हलवा और भाजी थी। राजकमल खाने पर टूट पड़ी और उसके हर अंदाज में मासूमियत थी और यही उसका फ़न था। वो अपनी उम्र से निबाह करना जानती थी।
बूढ़े आदमी ने पानी की एक एक पूरी थैलियां निकालकर राजकमल के सामने रख दी। खूब खाने के बाद उसने पानी पिया और फिर वहीं दरख्त के तने के करीब लेट गई। अब क्या करेंगे महारानी जी, उसने पूछा। हाँ, थक गई हूँ, राजकमल ने कहा। वाह भाई वाह, तुम तो वाकई रोब डाल रही हो। चलो हम रोब खा गए, मगर अब अपने बारे में तो बता दो। क्या बताऊं? कहाँ से आई हो? और इस वीराने में तुम्हारी मौजूदगी तो वाकई अक्ल में नहीं आई। कुछ नहीं बताएंगे हम अपने बारे में, तुम सब एक जैसे होते हो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अरे अरे, हम क्या बिगाड़े हैं तुम्हारा? क्या तुम हमें हमारे घर नहीं पहुंचा दोगे? तुम कहोगी तो पहुंचा देंगे। पागल लगती हो मैं तुम्हें, मत मारी गई है मेरी जो मैं घर जाऊंगी। घर से तो भाग कर आई हूँ, पर रास्ता नहीं मालूम था, सो इधर निकल आई। हाय राम, अगर वो हो जाता तो क्या होता? क्या होता था? मूसी जलती है हमसे, अपने भैया से हमारा विवाह कर रही थी। तुमसे भी बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी। ससुरे की हमारे सामने आता था तो पूरी कोशिश करता था कि कमर सीधी करे, पर मूसी के मन में उसकी दौलत थी और उसने वादा कर लिया होगा अपने भैया से और तय कर लिया होगा कि खूब दौलत बटोरेगी, कलंकिनी कहीं की। तो ये बात है, बूढ़े ने गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या बात है? तुम घर से भाग कर आई हो। तुम्हारी मूसी तुम्हारा विवाह किसी बूढ़े से करना चाहती थी, इसलिए तुम भाग गई। तुम्हें कैसे मालूम? राजकमल बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर हैरत से बोली और बूढ़ा हंस पड़ा। ज्योतिषी हो तुम? राजकमल ने दोबारा पूछा। वो शक्लो सूरत से कोई अल्लड़ हसीना नजर आ रही थी। हाँ, मैं ज्योतिषी हूँ। तभी तो, वरना मैं कहूँ तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हो गई? वो बोली। कौन से बस्ती से आई हो तुम? लखा बस्ती से। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? किस समय चली थी वहां से? रात को। मगर बताओ ना, तुम ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? राजकमल ने पूछा। ताकि तुम्हें घर पहुंचा दूं। क्या? राजकमल उछल खड़ी हो गई और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी तुम मर ही जाओगी, बूढ़ा बेदर्दी से बोला। कैसे मर जाऊंगी? वाह, बिला वजह मर जाऊंगी? नहीं, मरने की वजह होगी, उसने सुकून से कहा। क्या वजह होगी? भूख। इस वीराने में तुम्हें खाने पीने के लिए कहाँ से मिलेगा? पर मैं यहाँ रहूंगी क्यों? फिर कहाँ जाओगी? तुम्हारे साथ, राजकमल मुस्कुराते हुए कहा और बूढ़े की आंखों में अजीब से तासरात नजर आए। नहीं लड़की, मैं इन रास्तों का राही नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, उसने जवाब दिया। अरे मैं तुम्हारे सर पर सवार हो जाऊंगी बैलगाड़ी में और उसी जगह दीद बना जो भी बस्ती आए उसमें मुझे उतार देना। मगर मैं किसी बस्ती में नहीं जा रहा। फिर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इसी वीराने में रहते हो? यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ों में। मगर वहाँ कहाँ रहे हो? जानना चाहती हो? बताओ ना। सारी बातें किए जा रहे हो, काम की बात नहीं बताते, वो रूठे हुए अंदाज में बोली। लेकिन जवाब में बूढ़ा बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया और उसने भूसे के ढेर में कोई चीज तलाश की और फिर उसमें से एक पोटली निकाल ली और उसे खोल कर नीचे रख दिया। पोटली से सोने के जेवरात झांक रहे थे। राजकमल ने ताज्जुब से उन्हें देखा और फिर आंखें नचाकर बोली। अरे तुम तो बहुत मालदार आदमी हो। लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने दोबारा भूसे के ढेर में हाथ डालकर एक बंदूक और कारतूस की पेटी निकाल ली। राजकमल ने दोनों चीजों को भी ताज्जुब से देखा था। कुछ समझी? कुछ भी नहीं समझी। मैं डाकू हूँ, बेवकूफ लड़की, भेस बदल बदल कर डाके डालता हूँ। पृथ्वी सिंह है मेरा नाम। डाकू हो? और वह ताज्जुब और खुशी के अंदाज में बोली। हाँ, तुम्हें डर नहीं लगा मुझसे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुद डाके डालने का शौक है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर डाके डाला करूंगी। पृथ्वी सिंह की आंखों में हैरत के आसार नजर आए। चंद साथ वो ताज्जुब से उसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला। काफी बेवकूफ मालूम होती हो, डाके डालना आसान काम नहीं। अरे मैं भी तो कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ, अभी मुझे करीब से देखोगे तो पता चलेगा। अगर बुज़दिल होती तो इस वीराने में आकर खौफ से मर ही ना जाती। राजकमल ने मुस्कुराकर कहा। पृथ्वी सिंह को बेअख्तियार हंसी आ गई। काफी बेवकूफ हो। ये तो पता चलेगा तुम्हें कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता लड़की, मैं तो तुझे अपने ग्रोह में भी शामिल नहीं कर सकता। आखिर क्यों? बस ये हमारा असूल है। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े बड़े लोग इस वक्त तक अपने काम में कामयाब रहे हैं जब तक वो औरत के फेर से दूर रहे हो, और जब वो नारी के जाल में फंसे और उनकी मौत हो गई। तो मैं तुमसे कब कह रही हूँ कि मेरे जाल में फंस जाओ?
ये बात नहीं है लड़की, मेरे ग्रोह में कोई लड़की नहीं। और मैंने अपने साथियों को भी हदायत कर दी है कि वो कभी किसी औरत के चक्कर में ना पड़ें। अगर मेरे कोई साथ कभी किसी औरत के साथ नजर आता है तो उसे सजा दी जाती है। तुम्हारे ठिकाने कहाँ है? दूर उस तरफ पहाड़ों में। क्या तुम अपने ग्रोह के सरदार हो? नहीं, मैं सरदार के खास साथियों में से हूँ। तुम्हारा सरदार कौन है? घनराज बड़ा खतरनाक आदमी है और तू उसकी आंख भी नहीं मिला सकती। देखेगी तो खौफ से मर जाएगी। अरे जाओ जाओ, वो खुद मुझसे आंख नहीं मिला सकता। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। चलो ऐसा ही करो और मुझे घन के पास ले चलो। अगर वो मुझे अपने साथ रख ले तो ठीक है, वरना फिर तुम लोग मुझे निकाल देना। राज कंवल ने कहा और पृथ्वीराज उसे परेशानी से देखने लगा और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तू तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई। मुसीबत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए और देवी बन जाऊंगी। जरा साथ ले जाकर तो देखो। देवी जी, आप मुझे क्षमा नहीं कर सकती, मेरा जीवन नहीं बख्श सकती आप। पृथ्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हरगिज नहीं, तुम सिर्फ 2 तरह से जान बचा सकते हो। राजकमल दिल अवेद अंदाज में बोली। वो कैसे महारानी जी? पृथ्वी सिंह को भी अब लड़की की बातें दिलचस्प महसूस होने लगी और कैसे होती, और वो लाख बूढ़ा था, लेकिन फिर भी राजकमल की उम्र का ना होगा और उसका तजर्बा उस हसीन नागन से किसी तरह कम नहीं था और वो उसने दुनिया के लाखों नशीबो फराद देखे थे। अव्वल तो ये तुम्हारे पास बंदूक है, मुझे गोली मारकर यही फेंक दो, कोई पूछने वाला भी नहीं। दूसरी बात यह कि मुझे अपने साथी गिरोह में ले चलो और वहीं रखो, मगर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अजीब आदमी हो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि इस संसार में मेरा कोई नहीं। वापस अपनी बस्ती जाना नहीं चाहती, फिर क्या करूँगी? इस जंगल में भटकती रही तो यूं भी मर जाऊंगी। इससे बेहतर है कि तुम्हारे हाथ क्यों ना मर जाऊं। नहीं, मैं किसी तरह तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा? पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर मुझे साथ ले चलो। अच्छी लड़की, ये भी तो मुमकिन नहीं। आखिर मैं क्या कहकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा? उसकी तरकीब भी मुझसे पूछ लो। बताओ। तो मेरे हाथों में रस्सियां बांध कर ले जाओ। कह देना सरदार से कि तुम्हारे ठिकाने के आसपास फिर रही थी, तो मुझ पर शुबा करके अपने साथ बांध लाए। इससे क्या फायदा होगा? पृथ्वी सिंह ने हैरत से कहा, मैं तुम्हारे सरदार को अपनी विपता सुनाऊंगी और वो मेरे ऊपर रहम खाकर मुझे अपने साथ रख लेगा। ये नामुमकिन है। क्यों? वो औरत को सख्त नापसंद करता है। या तो वो तुझे तेरी बस्ती भिजवा देगा या फिर तुझे हलाक कर देगा। तुम बस मुझे ले चलो, बाकी काम मेरा अपना है। जो कुछ मेरे भाग में लिखा है होकर रहेगा। राजकमल ने जिद्दी अंदाज में कहा और पृथ्वी सिंह खामोश हो गया। राजकमल ने उसे मजबूर कर दिया था। बड़ी ही जिद्दी हो तुम, जितनी सुंदर हो उतनी जिद्दी भी हो। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, पर सोच लो, अगर मारी गई तो मुझे दोष मत देना। मैं तो तुम्हें समझाने की आखिरी कोशिश भी कर चुका हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, राजकमल ने गर्दन हिलाते हुए कहा और पृथ्वी सिंह खामोश हो गया। कब चलोगे यहाँ से? थोड़ी देर के बाद। ये जेवरात तुम क्यों साथ लिए फिर रहे हो? लूट का माल है, पृथ्वी सिंह ने जवाब दिया। हाय राम, तो तुम इस समय भी डाका डाल कर आ रहे हो? इस समय नहीं, रात को हमने एक बस्ती लूटी थी, मगर बैलगाड़ी पर। मैंने तो सुना है कि डाकू घोड़ों पर सवार होकर आते हैं, राजकमल ने मासूमियत से कहा। जवाब में पृथ्वी सिंह हंस पड़ा। बेवकूफ लड़की, तू कहाँ से मेरे पीछे पड़ गई? ख्वाम ख्वाब मेरा ज़हन भटक रहा है। डाका तो हमने घोड़ों पर ही डाला था, लेकिन लूट मार का माल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए होशियारी से काम करना होता है। अच्छा ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि यह डाका तुमने किस तरह डाला? खा ले, तू मेरा भेजा खा ले। हम लोग दिलजीतपुरा के हरबंस लाल के हाँ डाका डालने का प्रोग्राम बनाकर चल पड़े। हरबंस लाल बहुत बड़ा जागीरदार है और बड़ा मगरूर भी है। उसने बड़ी पुलिस रखी हुई है और ये पुलिस बस्ती के चारों तरफ गश्त करती रहती है। किसी अजनबी आदमी को बस्ती में आने से रोका जाना है और हर बस्ती लाल के आदमी उसके बारे में छानबीन करते हैं, तब कहीं जाकर उस आदमी को बस्ती में दाखिल होने दिया जाता है। ऐसा क्यों? बस हरबंस लाल खुद को बहुत चालाक समझता है। अच्छा फिर क्या हुआ? एक दिन हरबंस लाल ठाकर के सामने हवेली में बैठा डींगे मार रहा था कि बड़ा नाम है गणराज का, कभी हमारी बस्ती की तरफ रुख करके बताए। ठाकर हरलाल हमारा आदमी है और उसने गणराज को यह खबर पहुंचा दी। बस गणराज डाका डालने के लिए तैयार हो गया। खूब, फिर क्या हुआ?
गणराज बहुत चालाक आदमी है। पहले उसने बस्ती का जायजा लिया और ये अंदाजा लगा लिया कि उसके चारों तरफ हरबंस के आदमी रहते हैं और चौकस होकर पहरा देते हैं। चुनाचा उसने ठाकर हरलाल को पकड़ा। ठाकर हरलाल ने सबसे पहले अपने यहाँ एक एक करके 15 घोड़े इकट्ठा किए। फिर हम लोग एक एक करके बस्ती में दाखिल हो गए और ठाकर की हवेली में ठहर गए। पर घनराज भी पहुंच गया और फिर पिछली रात सारे घोड़ों पर सफेदी की गई। राजकमल ने चौंक कर पूछा, हाँ, चूने की सफेदी की गई, वो क्यों? ताकि ठाकर के बाल मौजूद घोड़ों पर शुबा न किया जा सके। अब बस्ती वाले हरबंस के सारे आदमी सीना वालों से यही बात कहेंगे कि 15 सफ़ेद घोड़े लौटने आए थे और हरबंस अपने आदमियों से यही पूछ रहा होगा कि आखिर वो 15 सफ़ेद घोड़े बस्ती में किस तरफ से दाखिल हुए थे और कहाँ निकल गए। लेकिन कोई भी उनमें से ये नहीं कह सकेगा कि सफ़ेद घोड़े कहाँ से आए थे और कहाँ गए। पृथ्वी सिंह ने हंसते हुए कहा। राजकमल का मुंह हैरत से खुला हुआ था। फिर क्या हुआ? और उसने बदस्तूर मुतहैराना लहजे में पूछा। अरे फिर होना क्या था? हरबंस के यहाँ 15 सफ़ेद घोड़े वालों ने डाका डाला और उसे खलास कर दिया। गणराज ने हरबंस का एक कान काट लिया और उससे कहा कि यह उसके गरूर की सज़ा है। और फिर घोड़े ठाकर की हवेली में आ गए, जहाँ सब ने मिलकर उन्हें नहला दिया और उनके बदन से सारी सफ़ेदी उतार दी गई। माल लेकर मुझे भेज दिया गया क्योंकि माल छुपाया नहीं जा सकता था।